संविधान का आर्टिकल 28 ये कहता है कि सरकारी स्कूलों में रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाना है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। तो बिल्कुल ठीक है, बाइबल कुरान नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाइबल कुरान तो रिलीजियस किताब है। भगवत गीता रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस और रामायण रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। वेद और उपनिषद रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक ग्रंथ है। वेद में कहीं नहीं लिखा तुम हिंदू बन जाओ, रामायण में कहीं नहीं लिखा तुम हिंदू बन जाओगे तभी तुम्हें मोक्ष मिलेगा, भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ तुम हिंदू बनोगे तभी मोक्ष मिलेगा। इसलिए वो यूनिवर्सल ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, सबके लिए है। लेकिन दिक्कत यह है, हमारे संविधान की व्याख्या करने वाले माननीय जजों को धर्म और रिलीजन के बीच का अंतर नहीं पता। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और मैं जानता हूं ये मेरा वीडियो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई माननीय जजों तक पहुंचेगा, इसके बाद भी कह रहा हूं, उनको धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर नहीं पता, इसलिए वो रिलीजन को धर्म समझ लेते हैं, धर्म को रिलीजन समझ लेते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरा यह मानना है, सामाजिक समरसता जब तक भारत में मिशनरी स्कूल चलेंगे, मदरसे चलेंगे और समान शिक्षा लागू नहीं होगी, तब तक सामाजिक समरसता नहीं आ सकती। सामाजिक समरसता स्थापित करने का दूसरा तरीका है भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना, कठोर दंड। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था, भय बिन होय न प्रीत। सुना होगा आप लोगों ने। भगवान कृष्ण ने कहा था, सठे साठ्यम समाचरित। अच्छी फसल कब तैयार होती है? जब बीज भी अच्छा हो, लेकिन बीज अच्छा हो और गुड़ाई न हो, निराई न हो, खरपतवार की सफाई न हो, अच्छी फसल पैदा होगी क्या? जो लोग गांव से जुड़े होंगे उनको पता हो, सीधे पहले बीज नहीं बोया जाता, पहले खेत की गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, उसके बाद बुआई, उसके बाद सिंचाई। ऐसे ही होता है। हम चाहते हैं सामाजिक समरसता अच्छी हो, तो सबसे पहले खरपतवार की सफाई करना पड़ेगा। अब ये खरपतवार कौन है? जो हमें अगड़े पिछड़े के आधार पर बांटते हैं वो खरपतवार है। जो हमें ब्राह्मण क्षत्रिय के आधार पर बांटते हैं वो खरपतवार है। जो दलित बनाम सवर्ण करते हैं वो खरपतवार है। जो हमें भाषा के आधार पे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में बांटते हैं वो, जो हिंदू जैन बौद्ध सिख के आधार पे बांटते हैं वो, अब इनकी सफाई करनी पड़ेगी। कैसे सफाई होगी? ना आज ये कुछ बोले और इनको 6 महीने के अंदर सजा मिल जाए, 2, 4, 6 को सजा मिलते ही बाकी खरपतवार अपने आप। तो इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। यह न्यायिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है उसका मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं। एक व्यक्ति ने कई साल पहले बोला, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। सुना था कि नहीं सुना था आपने? उसको अगर आजीवन कारावास हो जाता, उसकी 100% संपत्ति जब्त हो जाती, उसको जो है नागरिकता खत्म हो जाती, तो अच्छा था कि नहीं? बाद में कोई ऐसी हिम्मत करता क्या? लेकिन उसका तो प्रमोशन हो गया, सजा मिली नहीं, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे वो अवेलेबल है, कोई भी जाके देख ले। 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से हिंदू खत्म कर दूंगा, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे, आप गूगल करके देखना। मतलब आम जनता को वो वीडियो दिख रहा है, हमारे जज साहब को वीडियो नहीं दिख रहा है, और दिख भी रहा है तो कह रहे हैं ये कोई
कोई अपराध नहीं है। उस वीडियो से मोटिवेट होके जब देखा कि यार इसने बोला 15 मिनट के लिए हिंदू पुलिस हटाओ, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म करूंगा, ये तो विधायक बन गया। उससे मोटिवेशन आया, फिर बहुत सारे लोग बोलने लग गए, बोले चलो ऐसी भाषण हम भी देते हैं, ये तो विधायक बन गया, नहीं विधायक तो पार्षद प्रधान तो बन ही जाएंगे। और फिर ऐसे भाषणों की पूरी बहार आ गई। उसी को देख के 2014 में एक सफेद पोश ने भाषण दिया मुरादाबाद में, नहीं सहारनपुर में। उसने बोला हम 42% हैं, मोदी यहां आएंगे तो बोटी बोटी कर देंगे। 2014 में भाषण दिया। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 2024 आ चुका है, 10 साल बीत चुका है, और अब उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हुआ है, परसों हुआ है। 10 साल में तो चार्ज फ्रेम हुआ है। इसके बाद गवाहों के बयान शुरू होंगे, फिर तारीख पे तारीख चलेगी, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन चलेगा। कुछ गवाह डर के मारे टूटेंगे, कुछ गवाह जुड़ेंगे, कुछ घटेंगे। इस स्पीड से 10 साल के बाद यानी 2034 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों की भरमार है। 10 साल से पहले वहां कोई मुकदमा डिसाइड ही नहीं होता, यानी 2044 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा। जब 2044 में हाई कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद एक कोर्ट और भी है दिल्ली में, वो हाई कोर्ट से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आएगा, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो 2054 में ये डिसाइड होगा इसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। इतनी सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। एक व्यक्ति जो गुजरात के मुख्यमंत्री को कह रहा है, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे वो, गुजरात के मुख्यमंत्री को कह रहा है आ जाओ सहारनपुर तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगे, और वो प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री होने के बाद और उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ गई, योगी जी मुख्यमंत्री हो गए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते तब 10 साल लगता, फिर भी समझ में आ रही थी। ट्रिपल इंजन की सरकार यूपी में। इसके बावजूद 10 साल में चार्ज फ्रेम हुआ है, 10 साल के बाद फैसला आएगा 2034 में, 2044 में हाई कोर्ट का फैसला, 2054 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये सड़ी हुई न्याय व्यवस्था बदलना चाहिए कि नहीं? अरे भैया, उसने बोला बोटी बोटी कर दूंगा, उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। उस वीडियो की जांच करा लीजिए कि ये वीडियो सही है कि गलत है। और ज्यादा क्रॉस एग्जामिनेशन करना है तो जिसने बोटी बोटी का कहा था बोटी बोटी कर दूंगा, उसका नार्को टेस्ट कर लीजिए, पॉलीग्राफ कर लीजिए, ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। इसमें गवाहों की क्या जरूरत है? इसमें तारीख पे तारीख की क्या जरूरत है? वीडियो को चेक करिए, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करिए। अगर वीडियो भी सही है और टेस्ट में भी वो कह रहा है हाँ हमने कहा था, तो सजा दे दीजिए, बात खत्म। होना चाहिए कि नहीं? ऐसी व्यवस्था मैं लागू करना चाहता हूं भारत में, जहां 3-3 महीने के अंदर सजा शुरू हो जाए, 6-6 महीने के अंदर शुरू हो जाए, तब सामाजिक समरसता आएगी। मैंने कहा था बुआई के पहले निराई गुड़ाई खरपतवार की सफाई जरूरी होती है। इसलिए मैं चाहता हूं भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो। 1 साल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 1 साल में हाई कोर्ट का फैसला, 1 साल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोई भी मुकदमा 3 साल से ज्यादा नहीं चलना। और केवल यही नहीं है, पता चला शिक्षक सस्पेंड हो गए, जब तक उनका केस चलता है तब तक वो रिटायर हो जाते हैं। शिक्षक का वेतन रुक गया, जब तक उनका केस चलता है कि एरियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक वो रिटायर हो गए। ये कोई तमाशा बना रखा है। और कहते हैं स्वतंत्र भारत हो गया और संप्रभु भारत हो गया। जानते हैं इसको कैसे करना है? लाखों लोग झूठी शिकायत से परेशान हैं, लाखों लोग झूठी गवाही से परेशान हैं, लाखों लोग झूठे मुकदमों से परेशान हैं। और ये चल क्यों रहा है? क्योंकि झूठी शिकायत करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा FIR करवाना गंभीर अपराध कर नहीं है,
झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठा एफिडेविट फाइल करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं है। तो सब झूठ 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 चलता जा रहा है। झूठा आधार बनवाना, झूठा राशन कार्ड बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना, झूठी विरासत बनवाना, झूठी वसीयत बनवाना, कुछ भी गंभीर अपराध नहीं। इसीलिए मुकदमे चलते जाते हैं। एक व्यक्ति जो दोषी होता है अपने पक्ष में 10-10 हजार रुपए देता है, 100 गवाह खड़े कर देता है। एक डेट पे एक गवाह की गवाही होती है तो 100 महीने तो ऐसे गुजर जाते हैं उसकी 100 गवाही होने में। ये बदलना चाहिए कि नहीं? अमेरिका में चोरी की सजा 5 साल है। एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया तो उसको 5 साल सजा हुई, लेकिन वहां अगर उसी अपराध को आपने रिपीट कर दिया तो सजा दुगनी हो जाती है। उसने एक शर्ट चुराया था, पकड़े जाने से पहले दूसरा शर्ट चुरा लिया, तो पहले शर्ट की 5 साल और दूसरे शर्ट की 10 साल, टोटल सजा कितनी हो गई? जोर से बोलिए जरा। और वहां झूठ बोलने की सजा 10 साल। तो जब उसको पुलिस ने पकड़ा कि तूने शर्ट चुराया, उसने बोला नहीं चुराया, तो कितनी सजा हो गई? 25 साल के बाद वो छूटा है 2 शर्ट चुराने के बाद। मात्र 2 शर्ट चुराया था। आपके राजस्थान में तो सफेद पोश नेताओं ने खदान की खदान बेच दिया, सब माल पानी वाले हो गए। 5-5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया, 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बना लिया। किसी को 10-20 साल सजा हुई क्या? और बाकी छोड़ो, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला का हुआ, किसी को 7 साल की नहीं हुई। 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, किसी को 10 साल की नहीं हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ था, किसी को 10 साल की नहीं हुई। और अमेरिका में एक व्यक्ति ने केवल 2 शर्ट चुराया था, 25 साल सजा हुई। दोबारा वहां कोई शर्ट चुराएगा क्या? और अगर चुरा भी लेगा तो झूठ बोलेगा क्या? अमेरिका में, यूके में जल्दी जल्दी मुकदमे क्यों डिसाइड होते हैं? क्योंकि झूठ बोलना सबसे गंभीर अपराध है। तो पता चला हस्बैंड ने चोरी किया तो उसकी वाइफ भी उसके खिलाफ, उसके पक्ष में गवाही नहीं देती। हस्बैंड ने, मतलब बाप चोरी करता है तो बेटा भी अपने बाप के लिए गवाही नहीं देता। क्यों? क्योंकि अभी तो बाप जेल में जाएगा, अगर बेटे ने झूठी गवाही दे दिया तो बेटा भी चला जाएगा। तो 2 जाए इससे अच्छा एक ही जाए। आप लोगों के मोबाइल पे एसएमएस आता रहता होगा, फर्जी एसएमएस, इस लिंक पे क्लिक करो तुम्हारा ये हो जाएगा, ऐसे आते रहते हैं ना। आजकल आप सुनते हैं डिजिटल अरेस्ट चल रहा है भारत में, साइबर फ्रॉड चल रहा है, साइबर क्राइम। आपने कभी सुना अमेरिका में किसी ने डिजिटल अरेस्ट कर लिया हो? आपने सुना कभी अमेरिका में किसी ने इस तरीके काम किया? क्यों? मैंने कहा ना, सठे साठम समाचार, भय बिन होय न प्रीत। जहां भय होगा वहां प्रीति होगी। और ये घर में देख लीजिए, दोनों भाई, परिवार अच्छा तब चलता है जब दोनों भाइयों में संस्कार हो, और बाई द वे संस्कार न हो तो पिताजी का खौफ हो। ऐसे परिवार अच्छा चलता है। या तो संस्कार अच्छा हो या खौफ हो। जब दोनों भाइयों में, दोनों को पता हो अगर हमने गड़बड़ किया तो पिताजी आज भोजन पानी बंद कर देंगे, एक दिन के लिए बाहर बैठा देंगे, खत्म, शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी। दुर्भाग्यवश भारत में दोनों नहीं है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए। दूसरी आवश्यकता है भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए। और जस्टिस विद इन ईयर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा तो भारत में धर्मांतरण रुक जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा तो भारत में घूसखोरी, कमीशनखोरी रुक जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाएगा, भारत में नशा तस्करी, मानव तस्करी रुक जाएगी। आज की डेट में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा माता पिता अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लॉ कॉलेज, हर जगह ड्रग स्मगलर ने अपना जाल फैला दिया। लाखों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान, लाखों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान। सिंगापुर में एक आदमी गया था 900 ग्राम गांजा लेके, उसको उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा बेचने जाएगा क्या? जोर से बोलिए। इसको कहते हैं भय बिन होय।
और वैसे भी हमने परमाणु बम बना लिया है, चलाया किसी के ऊपर क्या? जोर से बोलिए, चलाया क्या? अग्नि बनाया, चलाया क्या? ब्रह्मोस बनाया, चलाया क्या? राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? तो सब कुछ इकट्ठा क्यों किया है? डराने के लिए, खौफ पैदा करने के लिए। जैसे बड़े बड़े हथियार इकट्ठा करके रखे जाते हैं खौफ पैदा करने के लिए, ऐसे खतरनाक कानून बनाए जाते हैं खौफ पैदा करने। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक भारत में शांति, समृद्धि, खुशहाली नहीं आएगी। जैसे फसल तब अच्छी होती है जब उसका बीज अच्छा होता है, और इसीलिए अच्छे संस्कार हो, अच्छे परिवार हो। हमारे देश में 16 संस्कार की व्यवस्था थी, वो 16 संस्कार व्यवस्था छूट गई, खत्म हो गई। आज की डेट में बस विवाह संस्कार चल रहा है, उसमें भी वीडियोग्राफी का संस्कार ज्यादा चलता है, फोटो संस्कार ज्यादा चलता है, विवाह संस्कार कम हो गए। पंडित जी डिसाइड नहीं करते कब क्या होना है, फोटोग्राफर डिसाइड करता है, वीडियो वाला डिसाइड करता है कब लड़की को क्या करना है, लड़के को क्या करना है। तो अपनी बर्बादी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई बाहरी नहीं जिम्मेदार है। अपनी बर्बादी के लिए हमारी सोच भी जिम्मेदार है, ये सीरियल भी जिम्मेदार है, ये फिल्में भी जिम्मेदार है। चलो फिल्मों को, सीरियल वालों को तो पैसा मिल ही रहा है हमें बर्बाद करने के लिए, लेकिन हम तो थोड़े से अलर्ट हो जाए। 16 संस्कार की व्यवस्था हमारी छूट गई। आज हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को पढ़ाते हैं, लेकिन अपने राजाओं महाराजाओं को पढ़ाते ही नहीं। मेरा बस चले तो भारत में अकबर के नाम पे जितनी सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं, मैं सबको महाराणा प्रताप के नाम पे करूंगा। और औरंगजेब के नाम पे जितनी सड़क, मोहल्ले, गलियां हैं, उन सबको मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे करूंगा। इन दो महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा योगदान है हमें बचाने में। अगर हम उनका 1% 0.11% कुछ कर ले तो चीजें बदल जाएंगी, चीजें बदल जाएंगी। मुझे तो ये बताइए, जो दुख भरी चीजें होती हैं वो याद करने के लिए होती हैं क्या? बार बार याद करने के लिए होती हैं? हमसे अच्छा तो चीन है। हम 1947 में आजाद हुए और चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ, 1949 में। चीन ने पहला काम क्या किया? उसने सड़क नहीं बनाया, फ्लाईओवर नहीं बनाया, विकास कुछ नहीं किया, बोले ना सब बाद में करेंगे। पहला काम उसने गुलामी के नाम को मिटाना शुरू किया। 1950 आते आते जापानियों के नाम पे न कोई चीन में सड़क थी, न कोई मोहल्ला था, न कोई गली थी। जो जापानियों ने इतिहास वहां का बदलाया था, उस इतिहास को भी करेक्ट कर दिया, और नतीजा ये हुआ 1950 के बाद चीन में जो बच्चे पैदा हुए उनको पता ही नहीं चला कि चीन जापान का गुलाम था। और जब चीन जो गुलाम था, अगर वो खुद नहीं पढ़ाएगा कि हम गुलाम थे, तो भारत को क्या पढ़ाया है अपने इतिहास में पढ़ाने के लिए? चीन गुलाम था, कोई दूसरा क्या पढ़ा? मैं तो सोचता हूं कितनी बेशर्मी है। हम अपने महान राजाओं को नहीं पढ़ाते, हम अपने महान रणबांकुरों को नहीं पढ़ाते, उन वहशी दरिंदों को पढ़ाते हैं जिनके कारण यहां साके हुए, जिनके कारण यहां जौहर हुआ, जिसके कारण धर्मांतरण हुआ, जिन्होंने यहां हत्या किया, जिन्होंने यहां बलात्कार किया, जिनके कारण हमारी माताएं बहनें आग में कूदी, उनके नाम पे हम सड़क मोहल्ले गलियां बना के बैठे हुए हैं और उनका इतिहास आज भी पढ़ा रहे। मैं तो दिल्ली में बैठे हुए उन सांसदों विधायकों को शर्म ही नहीं आती जो बाबर रोड पे जिनका बंगला है। कई बार मैं सोचता हूं ये दिल्ली में जो बाबर रोड पे सांसद विधायक जज रहते हैं, इनको शर्म आती है कि नहीं आती? ये जो अकबर रोड
पे सांसद, विधायक, मंत्री और जज रहते हैं, इनको शर्म आती है कि नहीं आती? पता नहीं किस अपना जब किसी को पता बताते होंगे तो आत्मग्लानि होती है कि नहीं होती है कि मैं तुगलक रोड पे रहता हूं, मैं लोधी रोड पे रहता हूं, मैं बाबर रोड पे रहता हूं, मैं हुमायूं रोड पे रहता हूं। ये कोई बताने की चीज है क्या? अरे हमारे माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुआ, इसको बार बार बताने की जरूरत है क्या? या तो इतिहास से इनको मिटा दो और या तो सही इतिहास पढ़ाओ। सही इतिहास पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप ने उसको अकबर की पूरी सेना को किस तरीके से खदेड़ के पीछे पहुंचा दिया था, यह बताओ फिर। मेरा मानना है आप सब शिक्षक बंधु इसमें अपना योगदान करें। योगदान करने का मैंने तरीका कहा, बताया। आप ओपिनियन मेकर हैं। आप चाय की दुकान पे बैठते हैं तो भी 5-10 लोग बैठ जाते हैं, और गुरुजी क्या हाल चाल है, और बताइए क्या कैसे क्या करना चाहिए। मिलते ही नहीं मिलते। आप सांसदों विधायकों से मिलकर पूछिए कि भारत में गुलामी की शिक्षा कब बदलेगी, गुलामी का इतिहास कब बदलेगा, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था कब बदलेगी। अगर आप बुरा मान जाएंगे, अरे सांसद जी से मैं क्यों अपनी ये सवाल पूछ के, अगर कहीं बुरा मान गए तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं। फिर जो हमारे आपके बच्चों के साथ होगा देखा रहेगा। आप देखने के लिए नहीं रहेंगे, बच्चे देखेंगे जो देखना होगा। स्थितियां ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा था, धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा, नशा तस्करी के लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब आप बोलेंगे, जब आप बताएंगे। तो सामाजिक समरसता के लिए समाज शिक्षा जरूरी है, सामाजिक समरसता के लिए जस्टिस विद इन एज जरूरी है, सामाजिक समरसता के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है गोत्र व्यवस्था को आगे बढ़ाना। जैसे मेरा गोत्र भारद्वाज है। आप में से कितने लोगों का भारद्वाज गोत्र हाथ उठाएं? काफी लोग। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण परिवार में नहीं पैदा हुए, जो गैर ब्राह्मण है, भारद्वाज गोत्र है? आपका जाति हमें तोड़ती है और गोत्र हमें जोड़ता है। अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं। कितनी जातियों उपजातियों में? और हमारे कुल मिला के गोत्र कितने हैं? 125। यानी अगर हम अब से हमारे घर में जो बच्चे पैदा हो शुरू हो जाएं, हम उनका गोत्र लिखना शुरू कर दें, तो जब भी हम 10,000 में बटे हुए हैं, 15-20 साल के बाद हम 125 में जुड़ जाएं। इस साल का मेरा 90 आज 90वां कार्यक्रम है। 400 जिलों में जा चुका हूं मैं भारत के। टोटल 800 जिले हैं, उसमें से 400 जिलों में। मुझे यादव भारद्वाज मिले, पटेल भारद्वाज मिले, सरोज भारद्वाज मिले, पाटिल भारद्वाज मिले, पटेल भारद्वाज मिले, ब्राह्मण भारद्वाज मिले, क्षत्रिय भारद्वाज मिले, वैश्य भारद्वाज मिले, दलित भारद्वाज मिले, महाराष्ट्र में पवार भारद्वाज मिले, गुजरात में पटेल भारद्वाज मिले, यूपी में जाट भारद्वाज मिले, हरियाणा में सैनी भारद्वाज मिले। क्यों? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनके आश्रम से कनेक्टेड सभी लोगों का गोत्र वही होता था। उदाहरण के लिए, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जो बच्चा पढ़ने आता था गुरुकुल में, वो भारद्वाज हो गया। जिसने महर्षि भारद्वाज से दीक्षा लिया, वो भारद्वाज हो गया। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पूजा पाठ वाला काम करते थे, वो भी भारद्वाज हो गए। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम की सुरक्षा करते थे, क्षत्रियों के बच्चे, वो भारद्वाज हो गए। जो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में वैश्य आके दान किया करते थे, वो सारे वैश्य भी भारद्वाज हो गए। और भारद्वाज ऋषि के आश्रम की जो सेवा का काम करते थे, वो सारे भी भारद्वाज। तो ब्राह्मण का गोत्र भारद्वाज, क्षत्रिय का गोत्र भारद्वाज, वैश्य का भी, दलित का भी, हिंदू का भी, जैन का भी, बौद्ध का भी, सिख का है। जो गोत्र कश्मीर के लोगों का है वही केरल के लोगों का है, जो बंगाल के लोगों का है गोत्र वही गुजरात के लोगों का। आपका क्षेत्रवाद खत्म हुआ कि नहीं गोत्र से? जो असमी बोलने वालों का है वही बिहार हिंदी बोलने वालों का है, वही पंजाबी बोलने वालों का है, तो भाषावाद भी खत्म हुआ।
अगड़े पिछड़े का भी भेदभाव खत्म हुआ। मेरा तीसरा मानना है, भारत में सामाजिक समरसता लाना है तो हमें गोत्र व्यवस्था को प्रमोट करना चाहिए, जाति व्यवस्था को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, और नहीं छोड़ेंगे तो बटे रहेंगे, और बटेंगे तो मैंने आपको 3 समाधान बता दिया। इन समाधानों पे आप आगे इसको बढ़ाइए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए। आप अगर फेसबुक से यूज करते हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, यूट्यूब से यूज करते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ जाइए, ट्विटर इंस्टाग्राम शेयर करते हैं तो भी जुड़ जाइए। मैं अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मैं हर शनिवार रविवार को बाहर रहता हूं, कुछ न कुछ बोलता रहता हूं। आपको घर बैठे बिना पढ़े ही हम पढ़ेंगे, आप अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप को जानकारी मिल जाएगी। एक बार मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं कुछ आगे आगे बोलूंगा, आपको जोरदार दोनों हाथ उठा के बोलना है, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? हमें चाहिए, जोर से बोलना है, क्योंकि मेरा 90वां कार्यक्रम है तो कम से कम 90 किलोमीटर तक आपकी आवाज जानी चाहिए। खड़े हो जाइए सभी। सरकार अनुसरण करने में गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, जातिवाद भाषावाद से, घूसखोरी कमीशनखोरी से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, मिशनरी जिहादी धर्मांतरण से, लव जिहाद लैंड जिहाद से, भ्रष्टाचार अपराध से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद।